मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। तो हम लोग जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उसका ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, अन्य साथियों को भी इस वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी प्रैक्टिस सेट करने का जो है लाभ मिल सके। तो चलिए देर नहीं लगाते हैं, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह उत्तर को अपने लिखते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला दूसरा आप जो प्रश्न है ये आपका गद्यांश से लिया गया है, और ये नीचे गद्यांश आपका है, इसको आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद जो है जो भी प्रश्न बनेगा उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अगले पेज पर चलते हैं। ठीक, ये भी पढ़ लिए होंगे। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें लिखा गया है कि संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाए। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट जो है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो संत ने युवक को कांच और दर्पण दिखाए, इसका दिखाने का कारण यह रहा कि यह जो है समझने में युवक की मदद करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यह भी गद्यांश से ही है। इसमें लिखा गया, अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। इस वाक्य में ये जो सेंटेंस यानी वाक्य लिखा गया है, ये कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या फिर विधानवाचक वाक्य होगा। ये यहाँ पे बहुत अच्छे कमेंट करके आप लोग आंसर दें, बहुत अच्छे। तो देखिए यहाँ पे अब इस दर्पण में देखकर बताओ, तो यहाँ से ये अलग होगा, फिर ये अलग कि तुम क्या देखते हो। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न इसी के साथ तीसरे नंबर का प्रश्न। अब यहाँ से ग्रामर का जो है क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि गद्यांश का 2 ही क्वेश्चन था। इसमें किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है। संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, या फिर प्रश्नवाचक में। चलिए फटाफट कमेंट करिए आप लोग, बहुत अच्छे। तो जहाँ पे इच्छावाचक होता है, यहाँ पे आशीर्वाद या शुभकामना जैसे शब्दों का बोध होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का इच्छावाचक बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग को बताना है। ये जो चिन्ह लगा है, ये चिन्ह को स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक जो है पॉइंट है, कामा है, उसके बाद इस प्रकार से कामा लगा हुआ है। इस विराम यानी इस विराम चिन्ह का क्या नाम है। इसको अर्ध विराम कहते हैं, विराम कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं, या फिर हंस पद कहते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे बिंदी भी ऊपर है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक, हाँ चलिए बताइए फटाफट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है बिल्कुल, ये अर्ध विराम का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। जैसे सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी है, या फिर श्याम रोता है। अगला डी ऑप्शन है, बच्चा फल तोड़ रहा है। तो फटाफट आप लोग बता दीजिए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे श्याम रोता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हम लोग नेक्स्ट पेज पे यानी अगले प्रश्न पे, और इस पे ज्ञानू ने आधा लीटर दूध पी लिया। इसमें जो विशेषण है वो कौन सा है। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, या फिर सार्वनामिक है। तो देखिए सर, यहाँ पे आधा लीटर की यानी लीटर आधा लीटर की बात किया गया है। तो यहाँ पे विशेषण कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे परिणामवाचक है, क्योंकि दूध जो होता है, ठीक है, इसको जो है मापा जाता है, क्योंकि इसमें जो है परिणाम होता है। ठीक, इसलिए इसको जो है जैसे दूध हो गया, इसमें लीटर से जो है नापा जाता है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक होगा। ये आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन परिमाणवाचक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भारत, मित्रता, लड़का, पेड़। तो देखिए एक जो शब्द है मित्र, मित्र में जो ये ता जो है लगा है, इससे जो है ये क्या बन गया है, मित्रता, यानी भाववाचक संज्ञा बन गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। चलिए फटाफट कमेंट करके आप लोग आंसर बता दीजिए।
तो मैंने जो है पहले ही इसके पहले प्रैक्टिस सेट, अगर जो भी हमारे साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसमें मैंने पढ़ाया था कि सर्वनाम के जो भेद हैं उनकी संख्या 6 होती है और सभी के मैंने नाम भी बता रखे हैं। तो चलिए इसमें भी नाम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो ये सभी 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा स्वर नहीं है। के लिए यहाँ पे 4 जो वर्ण लिखे गए हैं, आ है, या है, ऊ है, ए है। यहाँ पे कौन सा स्वर नहीं है ये बताना है। तो अच्छा, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन। या जो है ये कोई भी स्वर नहीं है और यह चा वर्ग का स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन जिसको कहा जाता है वो ये व्यंजन है। इसे जो है कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा दांतों आदि के स्पर्श में बोला जाने वाला ये वर्ण है। ठीक, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना है। कैमरा है, पायल है, प्लेट है या फिर तलवार है। पुल्लिंग कौन सा है इसमें, चलिए फटाफट कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। इसके साथ साथ हम लोग एक शब्द को जानेंगे जिस शब्द में पीछे आ प्रत्यय लगे होते हैं या प्रत्यय आए हों वे पुल्लिंग होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। जैसे कैमरा जातिवाचक संज्ञा होने के साथ साथ यह अपवाद भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा जो पुल्लिंगवाचक शब्द का जो है शब्द है। इसी के साथ अगला प्रश्न है दर्शन का तद्भव रूप कौन सा है। ये दर्शन जो लिखा गया है ये तत्सम रूप में लिखा गया है, इसका तत्सम क्या होगा। चलिए, तो दर्शन इसमें पूरा लिखा जाएगा, दा रा शाना से होगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। दर्शन इस प्रकार से जो है तत्भव रूप में हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न, सु उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है, किस शब्द में हुआ है। तो लेख में सु जोड़ गया है यानी सु उपसर्ग जोड़कर सुलेख बन गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और इसके साथ अगला प्रश्न है भाववाच्य कौन सा है इसमें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कल देर तक पढ़ा गया, आप गाना गाइए, सलोनी ने हंसा, सलोनी से हंसा नहीं जाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। क्वेश्चन सस्ते हैं, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। सलोनी से हंसा नहीं जाता यही जो है भाववाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इसमें पीताम्बर में कौन सा समास है, बताइए फटाफट। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, चलिए देख लेते हैं। बहुत अच्छे। तो पीताम्बर में जो है पीत है और अंबर है, जिसका अर्थ श्री कृष्णा से लिया गया यानी श्री कृष्ण जी से लिया गया है। तो यहाँ पे पीताम्बर बहुव्रीहि समास का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, पहला बिल्कुल बहुव्रीहि समास होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न जो है इसमें अलंकार पूछा गया है। काली घटा का घमंड घटा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है शब्दों का रिपीटेशन हुआ है और जिस भी सेंटेंस में शब्दों का रिपीटेशन होता है या जिस पंक्ति में शब्दों का रिपीटेशन होता है वहाँ पे यानी आवृत्ति जो होती है वो यमक अलंकार होता है। इसमें प्रयुक्त जो एक घटा है उसका अर्थ बादल है और दूसरी जो घटा है उसका अर्थ कम होना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यमक अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है जिसका विभाजन न किया जा सके उसको लिए एक शब्द कौन सा होगा। जैसे अखंडित, अविभाज्य, अविभक्त या फिर अखंड। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन, यहाँ पे अविभाज्य उसको कहेंगे। ठीक, जिसका विभाजन न किया जा सके उसको अविभाज्य कहेंगे और जिसको खंडित न किया सके उसको अखंडित कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से, अन्यथा आप लोग गलत कर देंगे, दोनों में अंतर है। चलिए अगला प्रश्न, और जो कभी टूटे ही ना, जिसको तोड़ा ना जा सके उसको अखंड कहते हैं। ठीक, ये सब इसी प्रकार से यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन अविभाज्य होगा। अगला प्रश्न है यमुना का समानार्थी शब्द कौन सा, यानी समानार्थी का तात्पर्य पर्यायवाची कौन सी है। तो यमुना की जो पर्यायवाची शब्द है वो कलिंदी है। उत्तर भारत में एक नदी और एक रागिनी और अगला जो है एक यमुना जो कलिंदी पर्वत से निकली है। ठीक, इतनी है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे रस बताना है पंक्ति में, जो ऊपर आपकी पंक्ति लिखी गई है। देखी सुदामा की दीन दशा,
करुणा करिके करुणानिधि रोए। तो यहाँ पे कौन सा रस का ये उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, रौद्र रस का उदाहरण है, करुणा है या फिर शांत है। तो यहाँ पे जब सुदामा को देखकर क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी रोते हैं करुण मतलब भरी स्वर में, तो यहाँ पे ये करुण कर रस का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? करुण रस का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करुण रस यहाँ पे होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं काव्य गद्य जो भी है, इसको पढ़ने के बाद जो मन में करुणा दया आदि का भाव उत्पन्न होता है उसी को करुण रस कहा जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? देखिए यहाँ पे एक पात्र का नाम लिखा गया है अलका, और ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक के एक पात्र हैं। वो किस नाटक के पात्र हैं? यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के इस नाटक में जो चंद्रगुप्त नाटक है इसी के पात्र अलका हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी की रचनाकार कौन थे? इसका प्रश्न ऑप्शन सी यहाँ पे इंशाअल्लाह खां इसके रचनाकार के जो हैं रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इंग्लिश का पोर्शन शुरू हुआ है। यहाँ से हम लोग पहला जो है ये पोइट्री लिखी गई है, इस पोइट्री को आप लोग आराम से पढ़ लेंगे और इसके केवल हम आंसर को बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर हमारे साथ मिलान करते रहिएगा। ठीक, चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए हैं तो फिर वीडियो को रोक कर पढ़िए। यहाँ पे ये नीचे वाला पेज जो है इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक, तो पढ़ लिए होंगे। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन आपका है फिलिप्स सेल इन। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा। थोड़ा वीडियो जो है ब्लर हो रहा है, इसके लिए कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है, हमारे पास से ही हो रहा है। आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलते रहिए, अभी जो है इसको जो है सही कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 21 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें सुइटेबल कंजक्शन को फिल करना है, जैसे हार्डली हैड, आई लेफ्ट द क्लास, उसके बाद फिर स्पेस है, द चिल्ड्रन मेड ए नॉइज। तो यहाँ पे किस कंजक्शन का यूज किया जाएगा? ऑप्शन में है देन, व्हेन, एज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भरा जाएगा वो सी व्हेन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लास व्हेन द चिल्ड्रन मेड ए नॉइज, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का प्रश्न है और इसमें ये मास्टर्स जो लिखा गया है इसमें पार्ट ऑफ सब्जेक्ट या प्रेडिकेट ढूंढना है हमको। चलिए, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो ये इसमें मास्टर्स जो है ये क्या है, प्रेडिकेट है या सब्जेक्ट है या दोनों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग ग्रामर से तैयारी कर रहे हैं ग्रामर की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सब्जेक्ट मास्टर्स जो है ये प्रेडिकेट है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में फॉलोइंग सेंटेंस एज पैसिव वॉइस, यानी कि इसमें जो है पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है? उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कि लेट द सैलरी बी गिवन टू दिस क्लर्क। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यही जो है आपका जो है सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। और इसी के साथ अगला पोर्शन है, इसमें जो है अप्रोच आर्टिकल को ढूंढकर भरना है। 25 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे 0 आर्टिकल भरा जाएगा, यानी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। और आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन एंड द होता है, यहाँ पे तीनों दिया गया है। ठीक, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न और ये पैराग्राफ्स आपका है। इस पैराग्राफ्स को आप लोग पढ़ेंगे आराम से, उसके बाद जो है क्वेश्चन के आंसर को देने का प्रयास कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे। चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अगले पेज पे चलते हैं, इस पेज को भी पढ़ लीजिए। उसके बाद 26 नंबर टम्बल डाउन रेफर टू। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला बिल्कुल सही, आप जो है गद्यांश के अनुसार ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ अगला प्रश्न है 27 राइट द मैस्कुलिन फॉर्म। यहाँ पे देखिए गूज जो लिखा गया है इसका तात्पर्य शायद नेवला होता है, नेवले का जो है फेमिनिन बताना है। चलिए, गूज का फेमिनिन क्या होगा?
27 में तो इसका गैंडर जो है होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें सेंटेंस में जो खाली जगह है वहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो गिव्स के साथ हमेशा इन आता है, ये ध्यान रखिएगा। और माफ़ कीजिए, गिव के साथ, हाँ हमेशा गिव के साथ क्या आता है, गिव इन, यहाँ पे इन आता है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हाउ कैन आई गिव इन व्हेन आई एम नॉट अ फॉल्ट। ऐसा क्यों है, क्योंकि गिव इन मीन्स हार मानना या झुक जाना। यहाँ पे इस सेंटेंस का वो अर्थ जो है वो निकलेगा, इसलिए इन भरा जाएगा। इसी के साथ अगला पोर्शन यानी अगला प्रश्न है जहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच, इसको बदलना है। तो चलिए देखिए, सेंटेंस लिखा गया है, डू यू राइट ए गुड हैंड, सेड ही सेड, उसने कहा डू यू राइट ए गुड हैंड। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 29 का। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देखिए, ही सेड वेदर, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्न जो यानी कि जो आपको मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस मिलेगा क्वेश्चन टाइप का, वहाँ पे इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए आस्क के बाद यहाँ पे वेदर का यूज हुआ है। उसके बाद आई रोट अ गुड हैंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला पोर्शन, माफ़ कीजिए अगला पोर्शन कह रहे हैं, अगला प्रश्न है 30 नंबर का। इसमें प्रीफिक्स जोड़कर बनाना है, कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो यहाँ दिख रहा है, दो ऑप्शन देखिए नीचे दिख रहा होगा। तो 30 नंबर का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे मिस डीप, मिसलीड, मिस जज, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल मिस भरा जाएगा। और इसी के साथ अगला संस्कृत का पोर्शन है, इसमें भी हम केवल आंसर को बताते चलेंगे, आप लोग इसको मिलान करते चलिएगा और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही बनते हैं। तो चलिए संस्कृत में जो ये पहला है, इसमें तो प्रत्यय है गत्वा में, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें विभक्ति वचन के रूप में कौन सा दिया गया है, जो कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। बहुत अच्छे, सी बिल्कुल सही, गुरबे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला, नखिन्न में कौन सा समास है। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल तत्पुरुष समास होगा, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अपि अव्यय का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो अर्थ है वो भी है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, नवोदा पद में कौन सी संधि है। तो नवोदा पद में जो संधि है वो गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। 36 नंबर में देखते हैं, तो इसमें भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे ये सूक्ति जो है किरातार्जुनीयम से लिया गया है, ठीक, ये पंक्ति है यहाँ पे सूक्ति, ये इसी ग्रंथ से ली गई है। नेक्स्ट है, डा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है बताइए कमेंट करके। चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, कंठ नासिका जो होती है, कंठ या नासिका जो होती है, यहीं से डा का उच्चारण स्थान होता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और 38 नंबर में ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें मोक्षा पद में विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम शब्द जो है वो बंधनम है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। और इसी के साथ 40 नंबर का, जहाँ पे इसको जो है पढ़ेंगे, नीचे इस टाइप पढ़ने के बाद जो है इसमें से ही आपको आंसर बताना है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। नीचे क्वेश्चन आपका दिख रहा है, ग्रीष्मकाले कस्य ताप अति संताप करो भवती। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य जो है बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। इसी के साथ अगला विज्ञान का पोर्शन है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से, थोड़ा जानकारी के साथ। तो चलिए देखते हैं 41 नंबर का, जैसे किसके क्या चीज़ होता है जो कवक का मसल्स बीजाणु धारण करने वाला या फैलने वाला अंग होता है, यानी कवक के द्वारा जो फैलता है वो कौन सा है। एलोवेरा है, मूंगा है, कैक्टस है या फिर कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता को ही हम लोग मशरूम कहते हैं, जो इस समय खाने के यूज में या खाने के रूप में यूज किया जा रहा है, और यही जो है एक कवक होता है। तो यानी कि ये कुकुरमुत्ता ही जो होता है, कुकुरमुत्ता यहाँ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये एक कवक का मसल्स बीजाणु होता है जो धारण करने वाला फलने वाला अंग है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा फफूंद से होने वाला रोग है। फफूंद से होने वाला रोग कौन सा है।
तो यहाँ पे त्वचा शोध जो है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है नेल पॉलिश रिमूवर क्या, नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है उसमें क्या मौजूद होता है। नेल पॉलिश रिमूवर का मतलब होता है यदि कोई भी नेल पॉलिश लगाया होता है तो वो साधारण या आसानी से निकलता नहीं है, तो क्या चीज़ होता है जिसको लगाने के बाद नेल पॉलिश साफ़ हो जाता है। या आप लोग देखे होंगे जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के साथ जो है वो दाहिने हाथ की जो है अंगूठे के बगल वाली उंगली में जो स्याही का निशान लगाया जाता है उसको वो जल्दी से छूटता नहीं है, तो उसको भी अगर रिमूव करना है तो उसके लिए क्या चीज़ जो है यूज किया जाता है। बहुत अच्छा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बात करते हैं इसके रिमूवर की, तो C3H6O जो होता है इसका रासायनिक नाम या वास्तविक नाम जो है, ये रासायनिक नाम तो C3H6O है जिसका नाम प्रोपेनॉल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रोपेनॉल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल। एक मिनट यहाँ पे एसीटोन लिखा गया है भाई, एसीटोन प्रोपेनॉन, एक मिनट। लेकिन इसका नाम जो रासायनिक नाम या वास्तविक नाम जो है उसको हम लोग प्रोपेनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेनॉन कहते हैं, ठीक, ये भी याद रखिएगा, प्रोपेनॉन ये इस प्रकार से होगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका वास्तविक नाम है। और इसकी फार्मूला या सूत्र जो होते हैं C3H6O होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आइजैक न्यूटन ने किसके आविष्कार किया था, यानी किसका आविष्कार किया था। तो इनके द्वारा जो आविष्कार किया गया था वो फ्लेमिंग टेलीस्कोप का फ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था। रिफ्लेक्टिंग है ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न है जड़ता क्या है, जड़ता कह सकते हैं, जड़त्व कह सकते हैं, तो यहाँ पे चलिए बताइए फटाफट। इसको इनर्शिया भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति जो होती है उसी को जड़ता कहते हैं। जैसे कोई भी सामान रखा हुआ है और वो आप उसको सरका के ले जाना चाहते हैं, तो जो वर्तमान स्थिति में है और सरकाने के बीच जो भी बल लग रहा है उसी को क्या कहा जाता है? जड़ता कहा जाता है, यानी कि उसको रोकने का जो प्रयास करता है। जब आप कोई चीज़ उठाते हैं, खिसकाते हैं, जैसे मान लीजिए टेबल पर कुछ रखा है, आप उसको सरका कर लेना चाहते हैं, तो उस समय जो उसको परिवर्तन में जो विरोध करता है वही आपकी जड़ता होती है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का संचय होता है वो ग्लाइकोजन के माध्यम से होता है, वो भी ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, सेरेब्रम जो है यही जो है आपके सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त ये सभी क्रियाओं को जो है ये जैसी क्रियाएं इसको प्रेरित करता है। तो सेरेब्रम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और आंतरिक तापमान जो होता है, जो आंतरिक तापमान को कंट्रोल करता है वो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है रक्तचाप द्वारा मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है? माफ कीजिए, रक्तचाप जो नापा जाता है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ये बताना है। चलिए बताइए फटाफट। 48 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, थर्मामीटर के द्वारा इसको। एक मिनट, थर्मामीटर होगा? नहीं, थर्मामीटर नहीं है, गलत है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, इसको स्फैग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जहाँ तक हम सोच रहे हैं बी ही सही है, ठीक। आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है मानव मूत्र का पीला रंग जो है वो किसकी वजह से होता है।
पित्त नमक की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, या फिर लिम्फ की वजह से, या फिर यूरोक्रोम की वजह से? 49 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताइए फटाफट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल, यूरोक्रोम जो है इसी की वजह से जो मानव मूत्र का रंग पीला होता है, यही इसकी वजह है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, पौधों का जो शिथिल होना होता है वो किसकी वजह से होता है? यानी पौधे से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा अनावश्यक जल का वाष्प हो जाता है, तो रंध्र जो होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, उसमें इससे बाहर निकल जाते हैं, तो इनमें जो है ये क्या कहते हैं, स्खलन हो जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। अगला पोर्शन जो है ये मैथ का है। मैथ के पोर्शन को आप लोग को मालूम है, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको मालूम है कि हम लोग जो है इसको रिसीव करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाता है, आप लोग को इसको सॉल्व करना है। अगर जो भी नए विद्यार्थी हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकार क्लासेस को फॉलो कर लीजिए, सर्च करके फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद वहाँ पर सारा PDF आपको उपलब्ध है, वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यदि नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, इसको खुद मतलब इसी क्वेश्चन को ही जो है अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वहाँ से तो सॉल्व कर सकते हैं। यदि अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ही चैनल पर जो है हमारे सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है मैथ, और अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। आप लोग वहाँ से जो है इसको पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे भी समय समय पर नोटिफिकेशन आपको सभी विषयों को मिलते रहे। तो चलिए, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया। अगला प्रश्न है, इसमें एक ही मुद्रा की जो आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो कौन सा सत्य है, ये बताना है। तो चलिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो प्रायोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, यही सत्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, येलो नदी किस देश से गुजरती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और रूस से, चीन से, USA से, ऑस्ट्रेलिया से? देखिए, येलो नदी को पीत नदी का नाम भी दिया गया है, और इसी को ह्यांगहो नदी भी कहा जाती है। और ह्यांगहो मैंने कह दिया तो आप लोग को पता ही हो गया होगा। तो यहाँ पे ये चीन में बहती है। ऑप्शन नंबर भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और ये जो है गल्फ ऑफ ओहाई में जाके गिर जाती है। चीन का शोक भी इसी को कहा जाता है, येलो नदी को ही, यानी ह्यांगहो को ही चीन का शोक भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा। फैक्ट पूछा जाता है कि चीन की शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ह्यांगहो या येलो हो या पीत नदी हो, सबको सब एक ही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौमिक या सार्वभौम देश से सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इसमें कहने सुनने की कोई बात नहीं है, ये अपने भारत की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा संविधान किस लिए है? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद, 1 मिनट क्या हो रहा भाई, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये इतने सब सारे उसमें लिखे गए हैं, इसलिए सबसे बड़ा संविधान ये हुआ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही पहले ही था और ये लिखित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो NCP की स्थापना जो 25 मई 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही, 25 मई जो है 1999 में NCP यानी राष्ट्रवादी नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही। और इसके जो है कह सकते हैं वो जो इसका नामकरण या इसके जो है किए हैं वो PA संगमा जो हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था? तो ये रुद्रमा देवी क्षेत्र पर जो है शासन किया था। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अकबर, हुमायूं, अशोक या फिर नरसिंह? चलिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। 76 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही, अशोक के द्वारा ये करवाया गया था सांची का स्तूप का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इजी प्रश्न था, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग पर जोर देने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, वाणिज्य बैंक किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देती है? चलिए, इकोनॉमिक का प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये लघु कृषि, लघु उद्योग और कमज़ोर जो तबके के लिए होते हैं उन्हीं को ये बैंक जो है लोन के रूप में ऋण देती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति को क्या कहते हैं? एफेलियन कहते हैं, एंटीपोड कहते हैं, पेरीहेलियन कहते हैं या फिर एल्डिएट कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही उसको एफेलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही ऑप्शन, जिस स्थिति में पृथ्वी से दूरी सूर्य की अधिक होती है उसको एफेलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, उस स्थिति को कहते हैं ना कि उसको कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की पहली महिला जो हैं वो आपकी सी बिल्कुल मीरा कुमार यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो हैं 15वीं लोकसभा अध्यक्ष 2009 से लेकर के 2014 के बीच में इन्होंने जो है कार्यभार संभाला था, ठीक, लोकसभा का। 1 मिनट, 14 है, ये 19 नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो ये चावल की खेती जो होती है उसके लिए जो है ये मिट्टी की उर्वरता को या मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल से यहाँ पे 81 से 90 तक ये प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न यानी 81 नंबर का है, प्राथमिक शिक्षा में मदद क्या करता है? बच्चों का सामाजिकरण, बच्चों का लोकतांत्रिकरण, पाठ्यक्रम की समझ या उपयुक्त सभी? तो ऐसे प्रश्न में जब उपयुक्त सभी हों तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? यदि आप एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे तो आप उस समय आपके अंदर जो गुण होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? चलिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो गुण होना चाहिए उस समय एक अध्यापक का, वो धैर्य और लगन का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। जैसे आप किसी बच्चे को कुछ काम देते हैं, होमवर्क या क्लास वर्क भी देते हैं, और बच्चे को कहते हैं अभी मैं थोड़ा देर में सुनूंगा, और बच्चा थोड़ी देर में नहीं सुना पाता है तो आप उससे क्रोधित हो जाते हैं या गुस्से हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको धैर्य और लगन के साथ करना है। शायद तो यही सबसे महत्वपूर्ण एक शिक्षक का गुण होता है। प्राथमिक स्तर की यहाँ भी बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है, मूल्यांकन किस पर किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे बच्चों को जो सीखने का स्तर का ज्ञान होता है उसी पे मूल्यांकन होता है, यानी किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? तो आवश्यक साधन इसके लिए ये है क्योंकि जो भ्रमण का स्थान होता है उसके प्राप्त ज्ञान को अस्थायी होता है, वो प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। कहीं भी किसी बालक को यदि आप घुमाने ले जाते हैं तो उसके अंदर जो ज्ञान आएगा वो देखेगा तो वो अस्थायी हो जाएगा, हमेशा के लिए वो फीड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, खेलने की विधि यानी सीखने की जो खेल विधि है उसका उपयोग किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु या फिर परिपक्वता हेतु? तो यहाँ पे जो होता है ये बाल्यावस्था के लिए होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी है? कमेंट करके आप लोग बताइए। 86 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ये सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, अधिगम का जो शिक्षा में योगदान है वो क्या है? व्यवहार परिवर्तन में है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में है, समायोजन में है या फिर उपयुक्त सभी में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी इसमें जो है योगदान देते हैं। जैसे व्यवहार परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन करने में, ये सभी अधिगम में ही योगदान देते हैं। तो डी बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यदि
जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 1994 है, 1995, 1996 या फिर डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं इस योजना की, तो नवंबर 1994 में इसको जो है प्रारंभ किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो इसका मुख्य उद्देश्य था कि सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही है। इसमें पूछा गया कि क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सी नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट आप लोग बताइए। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही। बात करते हैं शिक्षक को जो निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यही ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी नहीं है इसमें भूमिका एक शिक्षक का। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील के रूप में हम लोग बच्चों को दिया जाता है वो कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग बताइएगा, बहुत अच्छे। तो ये मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन तो अब प्रारंभ हुआ है जाके, लेकिन इसकी जो कार्यक्रम की शुभारंभ था ये शुभारंभ आपका जो है 15 अगस्त 1998 से ही चला आ रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और बात करते हैं, एक मिनट 1998 नहीं है, 1995 है। ठीक, यहाँ पे पहला लगाइएगा, 1995 से ये शुरुआत इसकी हुई है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा, क्या ये मैंने जो बताया ये सही है, इस पर आप लोग थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा गूगल करके। ठीक, चलिए उसके बाद जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें बाल मनोविज्ञान से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है इसका, यानी 91 नंबर का। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या फिर समाज विकास के लिए। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इनका पूरा नाम जीन पियाजे है। ठीक, चलिए और इसी के साथ अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। व्यवहार सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आता है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जो कि एक जाने माने व्यवहारवादी वैज्ञानिक भी हैं या थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। वातावरण, आनुवांशिकता, हार्मोन या समाज। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। तो आँख के जो कलर विजन जिसको कहा जाता है वो आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। देखे होंगे आप लोग, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं उनको जो मेडिकल होता है तो उनको कलर विजन होता है। तो ऐसे लोग पहले भी जो जानते हैं नहीं करते हैं, या जो है जो बाद में छट जाते हैं वो भी दोबारा तैयारी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, लाल और हरे में जो है दिखने में परेशानी होती है। इनको एक ऐसा कह सकते हैं कि इनको वो स्पष्ट दिखता नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अनुवांशिकता बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए एक सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उस पंक्ति को संतुष्ट करता है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। उम्मीद है ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। जैसे विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं, उसी प्रकार से खुशी के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन, पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे घंटी बजती है तो जान लीजिए अवकाश हो जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। ठीक, यही सेम ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है।
ऑप्शन तो स्क्रीन पर है और सभी को मालूम भी है, ये सबसे इजी प्रश्न है, इसमें कोई सोचने विचारने वाली बात नहीं है। ये गर्भावस्था से यानी प्रसव के पूर्व अवस्था से ही विकास स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जो विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को उसके विषय में क्या करना चाहिए या क्या कराना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। तो सीखने की जो विविध अनुभवों का उपलब्ध होती है उसी को करवाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, तो यह विद्यार्थी किस रूप में अभिप्रेरित है। सी बिल्कुल सही, ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला पोर्शन आपका प्रश्न है, इसमें जब दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा अन्य चीज़ों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें पाए जाने वाली जो भिन्नताएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन अच्छा है और आप लोग बताइए फटाफट। तो उसको व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं या व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगला प्रश्न है आपके, क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तलरूप, शक्ति संतुलन व वेक्टर किस सिद्धांत से संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे कुर्ट लेनिन जो सिद्धांत हैं इससे ये संबंधित है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, यह एक विकार या रोग के कारण आंखों में दृष्टि प्रणाली की एक कार्यात्मक बाधा से संबंधित है जिससे दृष्टि दोष आ सकता है, तो वो कौन सा है। बहुत अच्छे प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन, उसको दृष्टिबाधकता कहा जाता है, दृष्टिबाधकता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अब यहाँ पे 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 101 से 30 तक सामान्य ज्ञान, और उसके बाद जो समाज की यानी करंट अफेयर का प्रश्न है ये देखने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में थोड़ा तेज़ी के साथ आप लोग हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट उत्तर को करते रहेंगे। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न इसका, यानी भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है वो कहाँ पर है, वो कौन सी है या उसका नाम क्या है। कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर या फिर पॉइंट कालीमेर पर, ये बताना है। तो चलिए फटाफट बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे दक्षिण की बात किया गया है तो इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे अभी स्थलीय देखिए 2 होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, एक अपने भारत का जो है एक प्रकार से इस प्रकार से नक्शा बना हुआ है, ऐसे है। 1 मिनट, क्या हो रहा है भाई। ठीक, कुछ इस टाइप से भारत का नक्शा हुआ है। ठीक, तो आप लोग को मालूम है। तो यहाँ पे ऐसे जो है, यहाँ पे आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, लेकिन अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु, तो ये बिल्कुल सही है, ये इंदिरा पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन अगर पूछा जाता स्थलीय स्थलीय जो है, भारत का स्थलीय जो है दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो वहाँ पे आपकी कन्याकुमारी सही हो जाता। ठीक, कन्याकुमारी पे रामेश्वर एक नामक स्थान है वो सही होता। ठीक, कन्याकुमारी भी कहीं कहीं दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है दूरस्थ दक्षिणतम, तो ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सबसे दक्षिण में यही स्थान पड़ता है, और इसलिए क्योंकि ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का अपना जो है एक अभिन्न अंग है या हिस्सा है, जो केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हैं हम लोग, इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है। माधुरी दीक्षित जी किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है, ये बताना है। तो अभी तक आप लोग जो है बॉलीवुड की अभिनेत्री को केवल एक बॉलीवुड अभिनेत्री ही जानते थे, लेकिन ये जो है कथक नृत्यांगना भी हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, और ये अपने उत्तर प्रदेश का ही नृत्य है। ठीक, लोक नृत्य है, नृत्य कला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल कथक सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है। तो डी माइकल क्लार्क का है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क सदस्यों की संख्या है वो 8 देशों की है, तो यहाँ पे जो शामिल नहीं है वो सी बिल्कुल चाइना इसमें शामिल नहीं है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है।
संघाई, मुंबई, ओसाका, टोक्यो। तो यहाँ पे टोक्यो जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन। एशिया का सबसे बड़ा नगर टोक्यो है। ये जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, इसको मिलान करना है। एक तरफ कलाकार है, दूसरी तरफ कला है, तो इससे कौन से कलाकार किससे संबंधित हैं? जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है, ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो संबंधित हैं वो भारतनाट्यम से संबंधित है, इसको इससे मिलान कर देंगे। उसी के साथ अगला दूसरा MS सुब्बालक्ष्मी जो हैं ये एक गायक हैं। वहीं विष्णु दिगंबर पुलस्कर जो हैं ये संगीतकार हैं। और इसी के साथ चौथे के साथ पंडित शिव कुमार वर्मा या शर्मा जो है ये संतूर वादक हैं। तो डी ऑप्शन यानी पहला बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए इसी से मिलान हुआ है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसमें जो है जो 6 मशीन जिसको आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये जो लिखा गया है किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है? क्वेश्चन अच्छा है। और ऐसे सब प्रश्न जो भी खिलाड़ी से संबंधित वाक्य हैं, जीवनी है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसको आप लोग इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, ऐसे ही बने रहिए। फटाफट हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्रिस गेल से ये संबंधित है, ये इनकी जीवनी है। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, फुटबॉल की एक मैच के एक भाग की अवधि कितने मिनट में होती है या कितने मिनट की होती है? तो यहाँ पे इसकी जो समय होती है वो 45 मिनट की होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है? तो यहाँ पे ये गुमनाम जो है ये इनके द्वारा निर्देशित नहीं है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसका निर्माण 1965 में हुआ था और ये हिंदी भाषा में है। यहाँ पे रहस्यमयी रोचक फिल्म, रहस्यमयी टाइप का ये रोचक फिल्म है। ठीक, ध्यान रखिएगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर भी आप लोग को मिलान करना है। यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार 2016 में जिसे दिया गया था वो किस खिलाड़ी से, खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। चलिए देख लेते हैं, मिलान करते हैं। तो यहाँ पे जो मिलान होगा, चलिए मिलान कर लेते हैं पहले। तो शूटिंग से जो संबंधित है वो अपूर्वी चंदेला है। और हॉकी से जो संबंधित है ऋतुरानी है। क्रिकेट से अजिंक्य रहाणे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए मिल रहा है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है। यहाँ पे सेंटेंस 3 लिखे गए हैं, इसमें तीनों सेंटेंस को पढ़िए, उसके बाद आंसर को नीचे कूटनीति में दिया गया है उसको बताइए। चलिए उम्मीद है दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे सभी सही है। जैसे जो ग्रीष्म ओलंपिक 2020 हुआ है वो टोक्यो में हुआ है। 2020 में लॉकडाउन लगा था इसलिए नहीं हो पाया। 2021 में हुआ है। वहीं ग्रीष्म ओलंपिक 2016 जो हुआ वो रियो डी जेनेरियो में हुआ। नेक्स्ट है ग्रीष्म ओलंपिक 2012 लंदन में हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अखाड़ा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो सौरभ दुग्गल हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, सचिन तेंदुलकर ने किस स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था? सचिन तेंदुलकर के द्वारा 100वां जो अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया गया था वो किस स्टेडियम में बनाया गया था, ये बताना है। चलिए फटाफट बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। शेर बांग्ला स्टेडियम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इन पर है, इसमें बताना है कौन एक प्रसिद्ध गायक हैं? कौशल्या रेड्डी हैं, मनजीत वामा है या फिर राजा रवि वर्मा है, पंडित जसराज हैं। 14वें नंबर का 114 नंबर का प्रश्न, बताइए कौन से एक प्रसिद्ध गायक हैं? तो पंडित जसराज जो हैं ये एक प्रसिद्ध गायक हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और ये भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला, किस अभिनेत्री को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है? तो सुरभि CM को ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इनको जो है मलयालम की एक फिल्म था जिसको मिन्नुगु द फायर फ्लाई जो है इसके लिए इनको मिला था। ठीक, इसमें इन्होंने जो है
एक किरदार निभाया था, इसके लिए इनको मिला था, और एक अभिनेत्री हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर से संबंधित आज क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में बहुत आ रहे हैं, क्या बात है भाई। तो चलिए बताइए फटाफट, उनकी जीवनी की जो जीवनी है वो कौन सी है? बहुत अच्छे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे इनकी जो है आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला मिलान करना है, एक तरफ देश लिखा गया है, दूसरी तरफ मुद्रा लिखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए बताइए फटाफट। अच्छा, साथ में सब देख लेते हैं, ऑप्शन भी देखें तब सही रहेगा। चलिए मिलान कर लेते हैं। पहले बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश को सभी मालूम है, इसका जो है मुद्रा क्या है? टका है। वहीं म्यांमार की बात करते हैं, नंगुत्रुम इसका जो है ऑप्शन पहला से मिलान कर देंगे। मालदीव जो है इसका जो है मालदीव रुपया है, और भूटान का क्या आता है? एक मिनट यहाँ गलत हो गया है। बांग्लादेश का मैंने बनाया टका से, ठीक। उसके बाद म्यांमार को यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, फिर से मिलान कर लेते हैं। इसको जो है टका से मिलान कर देंगे। म्यांमार के जो है वो क्या आता है ये देखिए, ठीक। और इसके बाद इसका जो है ये तो रुपया है, ये है। भूटान का जो है ये है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मिलान करिए कौन सा सही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। अभी तक मिल नहीं रहा था ना, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला भी मिलान करना है, एक तरफ शब्द लिखे गए हैं, दूसरा तरफ संबंधित खेल लिखे गए हैं। कौन से शब्द किस खेल से संबंधित है ये बताना है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे नो बॉल की बात करते हैं, तो नो बॉल किस में कहा जाता है? क्रिकेट में कहा जाता है, सभी लोग को मालूम ही है। गोल किस में होता है? तो गोल जो है हॉकी में होता है, ठीक। नॉक आउट किस में होता है? तो नॉक आउट जो होता है वो बॉक्सिंग में। आपकी मिलान करना नहीं है, एक ही बचा है उसी हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सोनाक्षी मानसिंह जो है यही भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला 120, कुश्ती के क्षेत्र में 2016 में अर्जुन पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है या किसे नहीं मिला है ये बताना है। तो यहाँ पे ये रजत चौहान जो है इनको नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। रजत चौहान को 29 अगस्त 2016 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है तीरंदाजी के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक, कुश्ती के क्षेत्र में बात किया गया है, तो ये तीरंदाजी के क्षेत्र में इनको दिया गया है। रजत चौहान तीरंदाजी से संबंधित खेल खेलते हैं या जो है संबंधित है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्समोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक जो हैं वो पहला ऑप्शन चैतन्य पादुकोण बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला है 31 मार्च 2017 को कौन सा देश दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का 7वां सदस्य बन गया है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, म्यांमार बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अभी हाल ही का करंट अफेयर है कि म्यांमार के द्वारा जो है भीम एक एप्लीकेशन अपने भारत का है, उसको जो है अपने यहाँ ये लागू कर दिया गया है कि उससे ही ट्रांसफ़र जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, उससे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक। तो याद रखिएगा कि म्यांमार ने जो है भीम जो BHIM है इस एप्लीकेशन का यूज कर रहा है। और भूटान जो है UPI का, एक मिनट, भूटान कह रहे हैं ये गलत हो जाएगा, ये नेपाल जो है ये जो है UPI का यूज कर रहा है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा दोनों। इसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन इस प्रश्न का जो सही था वो पहला सही है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अवर इम्पॉसिबल लव का लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो दुर्जोय दत्ता हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट, मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? तो मुंडा जो लोक नृत्य है वो झारखंड का है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, 2016 का द हिंदू पुरस्कार किस जीतने वाली किताब जिन्नाह ऑफ केम टू आवर ई हाउस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं किरण दोषी हैं, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, एक तरफ राज्य है एक तरफ राजधानी है। तो असम की राजधानी क्या है ये बताना है।
चलिए मिलान कर लेते हैं। असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है, मिजोरम का जो है आइजोल है, वहीं पे बात करते हैं गुजरात की गांधीनगर है, और अगला मणिपुर का इम्फाल है। मिलान कर लेते हैं। तो चलिए एक का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1, 2। ठीक, चलिए इसी प्रकार से है। क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 3, बी का 4 ये है। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट चित्रकार कौन है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग को 127 का बताना है। तो विशिष्ट चित्रकार जो है यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही, अमृता शेरगिल जो है बिल्कुल सही, यही विशिष्ट चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है 19वां सार्क सम्मेलन 2016 में जो हुआ था नवंबर में होना तो तय हुआ था, परंतु यह स्थगित हो गया था। यह कौन से देश इसकी मेज़बानी में था। नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान। तो इसकी मेज़बानी जो करने वाला देश था वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। पाकिस्तान में करना था, लेकिन यह जो है स्थगित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है द विंडफॉल के लेखक या लेखिका कौन है। तो इसके लेखक या लेखिका जो हैं वो दीक्षा बसु जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 2017 में 90 ब्रिक्स की मेज़बानी कौन देश करेगा। ये सब हो चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, चीन के द्वारा ये किया गया था। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे आप रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, आप लोग इसको जो है हमारे साथ मिलान करते रहिए। केवल हम जो है आंसर को बताएंगे। सबसे पहले देखिए कपड़े हैं, टी शर्ट हैं, उसके बाद पतलून है जिसको ट्राउज़र कहा जाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा। तो कपड़े के अंदर टी शर्ट और जो है वो क्या कहते हैं ट्राउज़र दोनों आ जाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये डायग्राम बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये कपड़ा है मान लीजिए, इसके अंदर ट्राउज़र और टी शर्ट दोनों आ गया। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसमें जो है इसी श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, प्लस 2 अंश में जोड़ते रहना है और जो है नीचे सेम रहने देना है। तो ये ऑप्शन देखिए 11 के बाद 2 11 2 13 हो जाएगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है 133 नंबर का। इसमें जो भी प्रक्रिया इसके साथ हुई है वही इसके साथ हुई है, यहाँ इसके साथ भी हुई है, यहाँ करना है आपको। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा 133 का, वो ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यानी कि 24 जो है 2418 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसी का उल्टा करके अंकों का 3 गुना कर दिया गया है। जैसे देखिए पहला अंक है 8 गुणे 9 है, तो यहाँ पे इसको जो है क्रम में बदल कर 9 गुणे 8 कर दिया गया है और अंकों का 3 गुना कर दिया गया है। यानी कि पहले वाले अंक जो 8 गुणा 3 है इसको 3 गुना कर दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार से सब में किया गया है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये संख्या जो आ गई 9 8 72 इसको बीच में कर दिया गया है और उसके बाद 8 3 24 जो है उसको किनारे किनारे कर दिया गया है। ठीक, इस प्रकार से ये बना है। ठीक, चलिए इसको आप कर लेंगे आप लोग, उम्मीद है। उसी प्रकार से इसको जब घुमाएंगे या इसको इस प्रकार से जब घुमाएंगे तो 3 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 1 लिख दिया गया। उसके बाद फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे। 1 मिनट, यहाँ बनाना है, इसको बनाना है। ठीक, इसको तो ये तो बना ही है। 7 3 21 है और 3 से गुणा करेंगे 3 में तो 9 आ जाएगा। ठीक, यहाँ ये है। और इसमें जैसे इसको करेंगे तो इसका घुमाएंगे इसको तो 6 8 48 हो गया, 4 और 8 हो गया। और इसमें जब दोनों को जो है इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला जो है 134 नंबर का प्रश्न। इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पे असभ्यता बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए और इसी के साथ 135 नंबर का है प्रश्न। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे फिल्म बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे जिस प्रकार अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है, उसी प्रकार ऑस्कर अवार्ड किसमें किया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में या फिल्म से संबंधित क्षेत्र, ये ऑस्कर अवार्ड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला सूचना यानी कंप्यूटर से है, सूचना तकनीकी से। यहाँ पे 136 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही। 2008 में गूगल क्रोम विकसित किया गया था, ध्यान रखिएगा।
इसी के साथ अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है। रैम का पूरा नाम बताना है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में जो मदरबोर्ड होता है इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, सर्किट बोर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला जो प्रश्न है 139 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया कंप्यूटर में घड़ी की गणना किस मात्रक में की जाती है। तो यहाँ पे जो की जाती है वो गीगा हर्ट्ज में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ 140 नंबर प्रश्न और ये कंप्यूटर का आखिरी प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के बारे में आप जो सत्य है वो क्या है। तो यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। जैसे शिक्षा की गुणवत्ता और अधिगमता को बढ़ावा देना या बढ़ाता है ये, या फिर अधिगम वातावरण को बढ़ाता है, उत्प्रेरण को भी ये बढ़ाता है, तो प्रयोग सभी डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के प्रश्न यहाँ पे है। इसका पहला प्रश्न है, व्यावसायिक आचरण व नीति का सबसे अधिक महत्व किस में होता है। आचरण में, निर्णय में, या फिर व्यवहारिकता में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे व्यावसायिक जो आचरण है वो निर्णय में होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीवन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य है वो चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना ही है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, दंड के किस सिद्धांत को बर्बरता का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन प्रतिरोधात्मकता बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि जन्मजात अभिप्रेरण कौन सा है। जो जन्मजात अभिप्रेरक है वो कौन सा है। निद्रा है, खेलना है, प्रशंसा है, क्रोध है। तो ये निद्रा जो है ये जन्मजात होता है। ठीक, सभी को मालूम ही है। तो क्रोध, एक मिनट, निद्रा और क्रोध जो है ये दोनों जो है, एक मिनट, ये दोनों दो ऑप्शन दिए गए हैं, क्रोध और निद्रा दे दिया गया है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन क्रोध इसमें आप लोग मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और माफ़ कीजिए, पहला ऑप्शन यानी निद्रा मारिएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक, दोनों ऑप्शन में ये सबसे सटीक है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया कि निर्देशन के प्रकार कितने होते हैं। चलिए फटाफट छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर को। तो निर्देशन के जो प्रकार होते हैं वो व्यक्तिगत होता है, शैक्षिक होता है और व्यावसायिक होता है। 3 प्रकार से होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे 3 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला, यहाँ पे परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। जब परामर्श का उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। तो परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझाना, या जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर आपको समझाता है कि ये मत खाइएगा, वो मत खाइएगा, कोई समस्या होती है तो वही परामर्श है। तो या शिक्षक के रूप में जब आप समझाएंगे तो बच्चे को समझाना होगा, बच्चे की कमियों को कारण का पता लगाना होगा, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना होगा। तो यहाँ पे उपयुक्त तो डी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये सारे सही हैं, यही परामर्श का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षण की दृश्य, श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वो क्यों ऐसा करती हैं। चलिए देख लेते हैं। 147 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो शिक्षक को आराम देते हैं, इसलिए ये प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए एक मिनट, यहाँ पे 7 यानी बी ऑप्शन सही होगा। 7 मौलिक अधिकारों को दिया गया था। ठीक, कंफ्यूज हो गए थे। 7 मौलिक अधिकारों को दिया गया था, एक हटा लिया गया है, अब 6 बचा हुआ है। इसमें हटाया कौन सा गया है। तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1979 में जो है संपत्ति को जो है मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है बी बिल्कुल सही है। और जो 6 हैं उनका नाम है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी 6 अधिकार जो हैं अभी
अपने संविधान में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक का व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी को जो है उसमें किसमें सहायता की आवश्यकता होती है? भावात्मक क्षेत्र में, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र में? तो इसको सबसे आवश्यक जो होता है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान या आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये जो है उसके बाद फिर स्पेस है में भी सहायता करती है, यानी सुगम बनाने के साथ, सीखने में सुगम बनाने के साथ किसमें अन्य रूप से सहायता करती है? ऑप्शन है दुश्चिंता, सामाजिकरण, मूल्यद्वंद, या फिर आक्रामकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सामाजिकरण में ये सहायता करती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन आंसर को बताएं, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये अपनी राय भी ज़रूर बताएं। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए थैंक यू।